नमस्कार, शालोम। आप सभी लोगों का शालोम कोचिंग के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। हम लोग अपन पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास, प्राचीन भारत की सीरीज में। अब अपन आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अपन लोग देख रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का काफ़ी ठीक ठाक रेस्पॉन्स आया। अगर मेरे वीडियो से 100, 200, 500 लोग भी पढ़ रहे हैं तो मुझे इस बात की खुशी है। अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इनको ढंग से देख लिया। अब अपन पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट स्थान, और उस स्थान का नाम है धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा ये स्थान पड़ता है गुजरात में, और गुजरात में जो कच्छ जिला है वहाँ पर, और उसकी एक तहसील है भचाऊ, उस स्थान पर ये धोलावीरा स्थान पड़ता है। ठीक है, उत्खनन का काम यहाँ पर किया था 1967 में, 1967 में जगपति जोशी। ठीक है जी, जगपति जोशी जी ने यहाँ पे खोज की थी। जगपति जोशी जी ने क्या की थी यहाँ पर? खोज। 1990-91 में यहाँ पर बिस्ट, रविंद्र सिंह बिस्ट ने यहाँ पर उत्खनन का काम किया था। ब्रिस्ट नहीं है, बिस्ट, उत्खनन। ठीक है, तो गुजरात में पड़ता है, कच्छ जिला है, भचाऊ तहसील है, वहाँ पर धोलावीरा स्थान मिला है। धोलावीरा स्थान पहली बार खोजा गया जगपति जोशी के द्वारा, और 1990-91 में यहाँ पर उत्खनन का काम किया गया। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के परिप्रेक्ष्य में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो घटनाक्रम है आज़ादी के बाद का। पहली ये वाली बात आप ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये भारत का, अंडरलाइन कर लेना, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। कैसा स्थल है? हड़प्पा कालीन। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। अंडरलाइन मैंने क्या करवाया आपको? भारत। तो इसका मतलब ये है कि भारत से अलावा जहाँ जहाँ पर हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं उनमें ये सबसे बड़ा नहीं है। ठीक है, तो टोटल कितने स्थान है वो देख लेते हैं। सबसे बड़ा स्थान है हड़प्पा कालीन अवशेष गनेड़ी वाला। आपने नाम भी नहीं सुना होगा इसका, लेकिन यही स्थान है जो सबसे बड़ा है। पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान का प्रांत कौन सा है? पंजाब, और जिला है बहावलपुर। ध्यान रखना, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर नामक स्थान पर जो गनेड़ी वाला नामक स्थान पाया गया है, ये हड़प्पा कालीन सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है क्षेत्र के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरे स्थल पर आता है अपने हड़प्पा, जिसके नाम पर ये सभ्यता रखी गई है। हड़प्पा सभ्यता आपकी पड़ती है पंजाब प्रांत में, और पंजाब प्रांत में जो जिला है, मैंने आपको पहले भी बता दिया, इस जिले का नाम है शाहीवाल, और वर्तमान में इसे शाहीवाल कहते हैं। पहले इस जिले का नाम था माउंट गोमरी, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो दूसरा स्थल कौन सा हो गया? हड़प्पा। तीसरा स्थल है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, प्रांत सिंध, और स्थान का नाम है लरकाना। ध्यान रखना, सबसे बड़ा स्थल गनेड़ी वाला, दूसरा हड़प्पा, तीसरा मोहनजोदड़ो, और चौथा स्थान कौन सा हो गया? अपना धोलावीरा। ठीक है, ये मैंने आपको क्रम बता दिया। भारत में सबसे बड़ा धोलावीरा। ये तीनों स्थान कहाँ पड़ते हैं? पाकिस्तान में। इनको आप ध्यान रखना, क्रम पूछा जाए तो आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, लरकाना के बारे में मैंने पहले बता दिया। 1469 ईस्वी सन में गुरु नानक साहब का ये जन्म स्थान भी है। ठीक है, ये स्थान थोड़ा सा फेमस इसलिए भी है क्योंकि अभी जो पाकिस्तान सरकार ने लॉकडाउन से पहले, यानी कोरोना से कुछ समय पहले, यहाँ पर एक मंदिर, वो गुरुद्वारा बना हुआ है, और इसको सिखों के लिए खोला गया था। बाद में लॉकडाउन की वजह से इसको बंद कर दिया गया अभी, और ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सिख यहाँ पर जा सकते थे भारत के, और उसका पूरा प्रोसेस था, 3 दिन रुक सकते थे। क्या क्या चीज़ें हैं वो बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, गुजरात में है धोलावीरा, कच्छ जिले में है, भचाऊ में है, जगपति जोशी और रविंद्र सिंह बिस्ट। भारत का सबसे बड़ा स्थल ये है जिसका नाम है धोलावीरा। और वैसे ओवरऑल देखा जाए तो धोलावीरा का स्थान कौन सा आता है? 4th, चौथा स्थान। सवाल को ध्यान से पढ़ना। सवाल अगर ये आए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान, तो आप करोगे गनेड़ी वाला। हड़प्पा सभ्यता का चौथा स्थान, तो आप करोगे धोलावीरा। सवाल है भारत में पाया गया सबसे बड़ा स्थान, तो भी आप क्या करोगे? धोलावीरा।
ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, चलो इसके बाद में प्राप्त करते हैं यहाँ से पाए गए कुछ चीज़ों की, कुछ महत्वपूर्ण बातों की। तो धोलावीरा इम्पॉर्टेंट है। ये 2 नदियाँ हैं यहाँ पर, एक नदी का नाम है मानेसर और एक नदी का नाम है मानहर। ठीक है, छोटी छोटी नदियां हैं, ज़्यादा बड़ी विशेष नदियां नहीं हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में भी इनका बहुत बड़ा जिक्र नहीं आता। मानेसर शब्द से कई बार कंफ्यूजन हो जाता है गुड़गांवा से। गुड़गांवा में मानेसर नामक एक स्थान है और ये भारत का शुष्क बंदरगाह भी कहा जाता है, इसे सूखा बंदरगाह। ठीक है, ध्यान रख लेना। मानेसर में मारुति का प्लांट भी लगा है, ये वो नहीं है। ये 2 नदियाँ हैं और इन नदियों के किनारे, इन 2 नदियों के किनारे ये जो धोलावीरा स्थल है ये पाया गया। अब खास बात क्या है, यहाँ पर खेल का स्टेडियम मिला है, खेल का स्टेडियम मिला है और इस स्टेडियम के होने की वजह से ही ये क्षेत्रफल में बड़ा काउंट हो जाता है। ठीक है, खेल का क्या मिला है, स्टेडियम। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ सूचना पट्ट मिला है। तो ये होता भी है, जहाँ खेल का स्टेडियम होता है वहाँ सूचना पट्ट भी मिल जाता है कि भाई ये व्यक्ति हैं, ये खेल है, ये चीज़ें हैं। तो ये पहला साक्ष्य है सूचना पट्ट के विषय में। और उसके बाद साइन बोर्ड, साइन बोर्ड जिस पर कुछ सूचनाएं या फिर कुछ साइन सिग्नेचर करके चीज़ों को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये बातें धोलावीरा के बारे में आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है और इन पे मार्क लगाओ। ठीक है, इसके बाद में बांध निर्माण के यहाँ पर अवशेष मिले हैं। ठीक है, नदियों के किनारे है, बांध निर्माण के अवशेष कहीं नहीं मिले, यहाँ पर मिला। तो बांध निर्माण के अवशेष क्यों मिलेंगे, जल संरक्षण के लिए। ठीक है साहब, अब जल संरक्षण करके क्या करना है, इंपॉर्टेंट बात यही है। पानी पीने के लिए तो बहुत बड़े बांध की इतनी वो क्यों कि नदी के किनारे रहते हैं। नहर की व्यवस्था, नहर की व्यवस्था की गई है। तो नहर की व्यवस्था के 2 उद्देश्य होते हैं, अपन पढ़ते हैं हर जगह। जैसे अपन नर्मदा परियोजना पढ़ेंगे तो नर्मदा परियोजना का कुछ हिस्सा नहर के लिए यानी कि सिंचाई के लिए और कुछ हिस्सा पेयजल, ये हर परियोजना में होता है। कुछ परियोजनाएं दोनों संयुक्त के लिए बनाई जाती है और कुछ एक उद्देश्य के लिए। तो पेयजल भी हो सकता है और सिंचाई का उद्देश्य भी हो सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे इस सभ्यता की। इंपॉर्टेंट इसमें एक बहुत चीज़ है, वो ये है पूरी धोलावीरा सभ्यता की तुलना सिंधु घाटी सभ्यता से जब करते हैं तो वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता 2 नगरों में मिलती है। मैंने आपको पहले वाले भाग में बताया, एक पश्चिमी भाग और एक पूर्वी भाग। ठीक है साहब, अब कई जगह ये जो पूर्वी और पश्चिमी भाग है इनमें क्लासिफिकेशन नहीं हुआ। आप वीडियो पहले वाले देखना, अपन लोथल की बात करेंगे। कई जगह दीवार बना के दुर्ग बनाए हुए, जैसे कालीमंगा की बात होती है। यहाँ खास बात क्या है, जैसे ये एक भाग रहने के लिए और ये दूसरा भाग रहने के लिए और ये तीसरा भाग रहने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर केवल एक स्थल है पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में जहाँ पर 3 जगह अलग अलग तरीके से अवशेष मिले, 3 बस्तियों के अवशेष मिले। और जो 2 बस्तियां हैं पश्चिमी भाग में, जो 2 बस्तियां पूरे तरीके से दुर्गीकृत, स्ट्रॉन्ग तरीके से उनको दुर्गीकृत करके बनाया गया है। ठीक है, कालीबंगा में जैसे अपन ने पढ़ा, केवल एक दीवार खींच दी, पश्चिम भाग अलग हो गया और पूर्वी भाग अलग हो गया। यहाँ पर कितने भाग हैं, 3, और 2 भागों को आयताकार दुर्गबंदी से अलग किया गया। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लो कि इस सभ्यता के 2 भागों को दुर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट तथ्य है, 2 भाग अलग अलग दुर्गीकृत हैं, एक भाग दुर्गीकृत नहीं है। अब जहाँ भी दुर्गीकृत भाग था, पश्चिमी भाग मोहनजोदड़ो में या हड़प्पा में या कालीबंगा में, जहाँ भी ऐसा है वहाँ पर धार्मिक चिन्ह के अवशेष मिले, जैसे स्नानागार मिला है, अग्नि वेदिका मिले हैं, अग्निकुंड मिले। धोलावीरा से कहीं भी धार्मिक अवशेष यानी कि धार्मिक प्रतीकात्मक अवशेष नहीं मिले हैं। पश्चिमी भाग से तो जो तुलना की गई थी वो तो बिल्कुल भी नहीं मिले। तो 2 भागों में कौन लोग रहते हैं, इस संभावना को जब तलाशा गया तो एक ही चीज़ रिजल्ट आई, या तो कोई शासक वर्ग रहता होगा,
ठीक है, या कोई राजनेता या प्रशासकीय वर्ग रहता होगा, लेकिन इन लोगों ने धर्म के क्षेत्र में किसी प्रकार के कोई काम करने का संकेत यहाँ से नहीं मिलता। ये हो गई आपकी धोलावीरा। याद रखना 2-3 बातें। सवाल आएगा स्टेडियम से, सवाल आएगा सूचना पट से, सबसे बड़ा सूचना पट, चाय ठंडा, ठीक है। और ये हो गया धोलावीरा। धोलावीरा के बाद अगला अपन देख लेते हैं राखी गढ़ी। राखी गढ़ी ये स्थान पड़ता है हरियाणा। हरियाणा के लिए एक बात कही जाती है, सीधे साधे लोग यहाँ के दूध दही का खाना, ठीक है जी, हरियाणा। तो हरियाणा जो स्थान है राखी गढ़ी, और जिला आपके पड़ता है जींद। और यहाँ पर उत्खनन का काम, स्थान मैंने बता दिया, नाम याद रखना उत्खनन का, आर मुगल, रफीक मुगल नामक व्यक्ति ने, रफीक मुगल नामक व्यक्ति ने किया। कुछ ध्यान नहीं रखना, केवल एक बात ध्यान रखनी और वही पूछी जाएगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अभी मैंने आपको क्रम बताया, सबसे पहले नंबर पर गनेड़ी वाला, दूसरा हड़प्पा, तीसरा मोहनजोदड़ो, चौथा धोलावीरा, और ये पूरी सभ्यता का 5वां 5th सबसे बड़ा स्थान है, सबसे बड़ा स्थान है। तो देखो पूरी सभ्यता के अनुसार कौन सा हो गया 5वां, और भारत में कौन सा हो गया दूसरा सबसे बड़ा। भारत का सबसे बड़ा कौन सा हो गया धोलावीरा, और दूसरा सबसे बड़ा भारत का कौन सा हो गया राखी गढ़ी। तो भारत में प्राप्त हड़प्पा कालीन स्थलों में भारत में प्राप्त दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है। तो कंपैरिजन याद कर लेना, दोनों तरीके से देख लेना, अकॉर्डिंग टू इंडिया देख लेना, अकॉर्डिंग टू ऑल ओवर इंडस सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग भी आप लोग देख लेना, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई राखी गढ़ी। राखी गढ़ी के बाद अपन छोटा सा हल्का सा देख लेते हैं मीठा तल। स्क्रीनशॉट लो आप, मीठा तल। मीठा तल हिसार में, हरियाणा में ही पड़ता है, कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, बस 1-2 चीज़ें मीठा तल में। मीठा तल हरियाणा, हरियाणा हिसार। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत इम्पॉर्टेंट है, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। आप ऐसे मान सकते हो कि तांबे के बाद कांसा और कांसे के बाद लोहा प्रयोग में आने लगा, इन्होंने तांबे की ही कुल्हाड़ी बना ली, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी कि भारत में अगर सबसे पहले कोई धातु काम में ली गई है तो उस धातु का नाम क्या है तांबा, इसीलिए तांबे के गंगा सागर या रामजरे से अर्घ दिया जाता है। और हर जगह शुभ काम में कौन सी धातु का पात्र रखा जाता है तांबा। तांबा वैसे इंपॉर्टेंट है, ऐसा माना जाता है कि तांबे के पात्र में अगर आप पानी डाल के पीते हो तो हेयर फॉल की जो समस्या है वो भी दूर हो जाती है, पर वो होती नहीं है जी, ऐसे कहते हैं। अच्छा एक चीज़ और है, एक स्थान है हरियाणा में कुनाल, नाम नहीं है किसी का, स्थान का नाम है, ठीक है। ये हिसार जिले के पास में पड़ता है, सरस्वती नदी के पास, सरस्वती नदी के पास। इस स्थान से 2 चांदी के मुकुट प्राप्त हुए, 2 चांदी के मुकुट प्राप्त हुए हैं। मुकुट तो आप लोग जानते हो सिर पे पहना जाता है, धारण किया जाता है, तो 2 चांदी के मुकुट प्राप्त हुए, इंपॉर्टेंट है। वैसे मुकुट अगर शासक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सोने का ही धारण किया जाता था, देवी देवताओं में अपन देखते हैं तस्वीरों में सोने का, लेकिन यहाँ कैसे मुकुट बताए गए चांदी के 2 मुकुट, ठीक है। चलो हरियाणा तांबे ये दोनों बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं अपन रोपड़, रो मत पढ़ना, ठीक है। रोपड़, ये स्थान रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के पास, सतलज नदी के पास, ठीक है जी। अब मैंने आपको जब भी पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता पहले दूसरे वीडियो में हर बार बता दिया नदियों का क्रम, एक बार फिर से बता देती हूँ मैं आपको। जैसे मान के चलो ये भारत है अपना, तो यहाँ से सिंधु नदी, ये सिंधु, फिर झेलम, चिनाब, फिर रावी, व्यास, और ये निकले सतलज।
सतलज नदी भारत से नहीं निकलती, ये तिब्बत के पास से एक दर्रे से निकलती है, जहाँ से ये सिंधु नदी निकलती है, उसके दक्षिणी भाग से सतलज नदी भारत में निकलती है और भारत में बाद में प्रवेश करती। ठीक है, तो यहाँ पर उत्खनन का काम जो किया 1950 में ब्रजवासी लाल, ब्रजवासी लाल, इस ब्रजवासी लाल को बीबी लाल भी कहा जाता है, बीबी लाल। इस व्यक्ति ने क्या किया यहाँ पर उत्खनन खोज का काम। उसके बाद 1953 से 56 के बीच, 1953 से 56 के बीच यहाँ उत्खनन का काम हुआ और उत्खनन का काम किया यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है जी, वैसे शर्मा लोग ही काम करते थे यज्ञ करने का, तो सरनेम तो वैसे याद हो जाना चाहिए, यज्ञदत्त शर्मा और यहाँ यज्ञ करने लग गए। अब यही यज्ञदत्त शर्मा 1958 में 1958 में अपन पढ़ेंगे आलमगीरपुर, आलमगीरपुर में भी उत्खनन का काम करेंगे। ध्यान रखना, यज्ञदत्त शर्मा 2 जगह आएगा, एक जगह यहाँ आ गया और एक जगह यहाँ आ गया। ठीक है, ठीक है, यज्ञदत्त शर्मा। अरे इतना सब ईयर का कोई दिक्कत नहीं, हर किताब में अलग है। अभी इसने ऑन कर दिया, बताया भी नहीं। शर्मा दोबारा आलमगीरपुर में करेंगे। आलमगीरपुर मैंने एक बार पहले भी बता दिया, अभी दोबारा भी आ जाएगा। और ये यहाँ पर ये चीज़ हो गई। खास बात देखो, एक तो चीज़ होती है हड़प्पा, उससे पहले प्राक हड़प्पा, उसके बाद उत्तर हड़प्पा, इसको कहते हैं स्तर। ठीक है, और एक होती है संस्कृति। स्तर अलग चीज़ है और संस्कृति अलग चीज़ है। तो यहाँ से 5 सांस्कृतिक स्तर मिले, 5 सांस्कृतिक स्तर मिले हैं। ठीक है, रोपड़ से सांस्कृतिक स्तर मिले या केवल संस्कृति के अवशेष, संस्कृति के चरण मिले, ऐसे लिख लेना। स्तर से फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, संस्कृति के अलग अलग चीज़ें मिली, क्लियर है वाली बात। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ मिली, क्या है? शव जो है वो अंडाकार, ओवल शेप, इसी को बोलते हैं ओवल शेप, अंडाकार। अंडाकार कब्रगाह में शव रखे गए, अंडाकार है, पूरे तरीके से ना गोल है, ना आयताकार है, ना चौकोर है। अब इस अंडाकार शव को एक जो पट्टी होती है, मकान पर भी लगाई जाती है छत पे, उस पट्टी से ढक दिया गया है। तो किस चीज़ से ढक दिया गया शव को? अंडाकार पट्टी से। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है ये। अब यहाँ पर एक चीज़ और मिली है, तांबे की चूड़ियाँ मिली है, तांबे की चूड़ियाँ। ये इंपॉर्टेंट कम है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर शंख की चूड़ियाँ मिली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भले एक बार नहीं भी याद रखो क्योंकि कई जगह मिल गई। शंख की चूड़ियाँ, देखो महिला होने के नाते मुझे कुछ चीज़ें जो अपनी संस्कृति से जुड़ी है वो एक्स्ट्रा पता होती है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, पश्चिम बंगाल में, या बंगाल जिसे कहते हैं, यहाँ पर सफ़ेद रंग की शंख की बनी हुई चूड़ी पहनी जाती है। और ये जो चूड़ी होती है, दाहिने और दोनों हाथों में एक एक चूड़ियाँ होती है। अगर विवाहित महिला है और विवाहित महिला अगर पानी भी पिएगी तो ऐसा माना जाता है कि उसके हाथ में वो शंख की चूड़ियाँ होना नेसेसरी है, जरूरी है, कंपलसरी है। ठीक है, तो ये शंख की चूड़ियाँ कहाँ से मिली हैं? रोपड़ यानी कि पंजाब से। ये मैं आपको सही बता रही हूँ। जैसे अपने हिंदू धर्म में बिछिए पहनना पैरों में, लाख की चूड़ियाँ उत्तर भारत में, उत्तर भारत से यूपी की तरफ चलाओ, कांच की चूड़ियाँ। मतलब जब महिला की मृत्यु होती है तो उस ईश्वर को पता करना पड़ता है स्टेट कौन सा है। भाई अगर आप यूपी से आए हो तो कांच की चूड़ियाँ, राजस्थान से आए हो तो लाख की चूड़ियाँ उसके होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा प्रत्येक जगह अलग अलग चीज़ें मिल जाती हैं। क्लियर है? अब ये जो अंडाकार शवग्रह मिला है, इस अंडाकार शवग्रह की तुलना की जाती है कश्मीर के बुर्ज होम से। कश्मीर के बुर्ज होम से अंडाकार शवग्रह की तुलना की जाती है। इसमें एक लाइन मेंशन कर लो आप, इम्पॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। ये जो कश्मीर के बुर्ज होम है ये नवपाषाण काल के हैं, नवपाषाण काल के। ये बिल्कुल ये लाइन ऐसी कैसी पूरी की पूरी रट लेना। कश्मीर में पाए जाने वाले गर्तावास या बुर्ज होम कौन से काल के हैं? नवपाषाण। नेट के पेपर में ये सवाल रिपीट होता है, हर 2-3 साल में सवाल रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो ये कौन सी सभ्यता हो गई आपकी? रोपड़। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। सुरकोटड़ा नेक्स्ट है, सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा
ठीक है, ये स्थान पड़ता है गुजरात में, और गुजरात में जिला पड़ता है कच्छ। ठीक है, ध्यान रखना कच्छ जिले में ये स्थान पड़ता है। यहाँ पर 1960 ईस्वी में जगपति जोशी, ध्यान रख लीजिए, जगपति जोशी ने यहाँ पर उत्खनन, ये सॉरी, पहली बार इस स्थान का पता लगाया, प्रथम बार, पहली बार इस स्थान का पता लगाया। ठीक है साहब, अब एक चीज़ ध्यान रखना, इसको ऐसे लिंक कर लेना थोड़ा सा कि जिस व्यक्ति का सुर अच्छा नहीं है, गला खराब है, उस व्यक्ति की पिटाई भी हो जाती है। जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति बात कर रहा है, बात करते 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 आपने देखा होगा उसकी भाषा सही नहीं है, गलत बोलता है, तो वो पिट जाता है। तो जो सुर कोटड़ा है, इसको ऐसे याद कर लेना कि सिंधु सभ्यता का अंतिम स्तर या चरण इस सुर कोटड़ा वाले स्थान को बताया गया है। सुर कोटड़ा को सिंधु सभ्यता का अंतिम स्तर या अंतिम चरण बनाया गया। कैसे लिंक मैंने बताया, सुर खराब है तो कौन सा स्तर हो गया, अंतिम स्तर। ठीक है, इस चीज़ को ऐसे ध्यान आप रख लेना। ठीक है, एक चीज़ और है, घोड़े की अस्थियां मिली है, यहाँ से घोड़े की अस्थियां मिली है। अब पूरी की पूरी सिंधु सभ्यता में अगर कोई जानवर एब्सेंट माना है या एब्सेंट है या जिसके अवशेष नहीं मिले, वो कौन सा है, घोड़ा। तो दो स्थान मैंने बता दिए, एक पहले मैंने बता दिया राणा भुंदई, घोड़े का जबड़ा, और एक स्थान कौन सा हो गया, सुर कोटड़ा, घोड़े की अस्थियां यहाँ से मिली गई है। क्लियर है, बस ये इतना सुर कोटड़ा में कंप्लीट हो गया ये। इसके आगे अपन और देखते हैं, सुर कोटड़ा में एक चीज़ और लिख लेना, तराजू, बस एक चीज़ और जोड़ लेना, क्या पाई गई यहाँ से, तराजू। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, बनवाली या बनावली। बनावली भाई मेरे तो आपको, ठीक है, बनावली ये हरियाणा में पड़ता है, हिसार में पड़ता है। हिसार खूब आ जाता है वैसे, अपन जब राजस्थान का बॉर्डर पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे, और एक अपन बीकानेर के महाराजा पढ़ते हैं जो 1857 की क्रांति में अपनी सेना हिसार तक लेके गए, तब भी आ जाता है। तो 1975 में रविंद्र सिंह बिष्ट, ये वही बिष्ट है जिन्होंने अभी 1990 में उत्खनन, 75 है मेरी गलती, 1975 ईस्वी सन में रविंद्र सिंह बिष्ट ने यहाँ पर उत्खनन का काम किया था। बनवाली इंपॉर्टेंट है, बनावली क्यों इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। देखो यहाँ से दो सांस्कृतिक चरण मिले। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया संस्कृति अलग है, स्तर अलग है। तो संस्कृति के चरण कितने मिले हैं, दो। यहाँ से 3 हड़प्पा कालीन स्तर मिले। कौन कौन से मिले, एक तो प्राक हड़प्पा, एक हड़प्पा और एक उत्तर हड़प्पा। उत्तर हड़प्पा इसे कहेंगे हड़प्पा कालीन। ठीक है साहब, ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। 3 हड़प्पा कालीन क्या मिले हैं, स्तर, और सांस्कृतिक के चरण कितने मिले हैं, 2। ठीक है, अब यहाँ की बात करते हैं बनावली की। यहाँ से हल खिलौने के रूप में बहुत सारा मिला है। मैंने सीधा सीधा वो नहीं कहा हल जो मिलता है, हल मिला है, खिलौने के रूप में मिला है, मिट्टी का मिला है। मिट्टी के खिलौने जो हल्के हैं वो खूब सारे मिले। ठीक है, वैसे हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है, और कृषि प्रधान राज्य होने के नाते वहाँ पर हल मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मिला है जौ। मैं एक बार ये स्क्रीनशॉट लो आप। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पर मिला है जौ। जो इंग्लिश में बोलते हैं बार्ले। बार्ले, पार्ले नहीं है, कुछ बच्चों को पार्ले जी याद आ रहा होगा। जौ यानी कि बार्ले, उसकी अच्छी किस्म, अच्छी सर्वश्रेष्ठ किस्म यहाँ से पाई गई है, यानी कि अच्छी क्वालिटी का जौ यहाँ से मिला है। एक यहाँ से एक मकान मिला है, उस मकान में ऐसा माना गया कि वॉश बेसिन लगा हुआ है। वॉश बेसिन यानी कि धावन पात्र, हाथ धोने के लिए सुबह सुबह आप कहाँ जाते हो, ब्रश करने के बाद कुल्ला करते हो, तो वो जो पात्र है उसे क्या कहते हैं, वॉश बेसिन। ठीक है,
तो ऐसा माना जाता है कि ये किसी धनी व्यक्ति का घर रहा होगा। सिंपल सी बात है, उस समय इतने समय पहले जब अगर वॉश बेसिन लगा हुआ है तो ये कोई धनी व्यक्ति का घर सच में ही रहा होगा। ठीक है, जौ मिल गया, हल मिल गए, वॉश बेसिन मिल गए। एक मकान और है और उस मकान से देखो सुनार होता है, तो सुनार के पास सब तरह के बाट होते हैं। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक जो कांटा है वो चलता है, पहले इलेक्ट्रॉनिक कांटा था नहीं, तो उसके पास में छोटे छोटे बटखरे 50 ग्राम का, 100 ग्राम का, 10 ग्राम का, 150 ग्राम का, 250 ग्राम का। ठीक है, जनरली तो चांदी को बनवाने के लिए 250 ग्राम की ज़रूरत पड़ती है और बाकी 100 ग्राम 10 ग्राम इस तरीके से यूज़ आता है। तो उस मकान से छोटे छोटे बटखरे नाप के लिए, नाप तोल के लिए लिख लो, तोल के लिए वो पाए गए। छोटे छोटे क्या पाए गए? बटखरे, खने नहीं है। यहीं से सोने के और चांदी के कुछ काम किया हुआ जो चीज़ें होती हैं, मन के जैसा कुछ प्राप्त हुआ है। तो ऐसा माना जाता है ये जो मकान है ये किसी जौहरी का रहा होगा। जौहरी समझते हो, जो व्यक्ति सुनार का काम करता है, गोल्ड स्मिथ सुनार को ही बोला जाता है। तो जौहरी का घर ये माना जाता है। अब बनावली की देखो एक चीज़ देखते हैं, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की तुलना जब मेसोपोटामिया से करता है तो एक तथ्य को बार बार कहा जाता है, यहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था विश्व की सर्वश्रेष्ठ निकासी की व्यवस्थाओं में शामिल है। बात भी सही है, लेकिन बनावली में जल निकासी का अभाव मिलता है। जल निकासी की व्यवस्था का अभाव मिलता है। सवाल पूछा जा सकता है। जैसे अपन ने देखा कालीबंगा राजस्थान में, मैंने बताया लकड़ी की नालियाँ हैं, व्यक्तिगत नालियाँ हैं, वहाँ पर सार्वजनिक ऐसे नालियाँ नहीं पाई जाती। यहाँ पर जो व्यवस्था है उसका क्या मिलता है? अभाव। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बनवाली में जल निकासी की व्यवस्था का अभाव मिलता है, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे इम्पॉर्टेंट विशेषता थी। अब एक चीज़ और है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, वो भी हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता से जो मैच नहीं करती। जल्दी से स्क्रीनशॉट फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में अपन ने देखा मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सभ्यता है, उसमें सड़कें ग्रिड पैटर्न पर बनी हुई है, एक दूसरे को चौरस पर काटती है। सड़कें कैसे बनी हुई है? ग्रिड पैटर्न। लेकिन बनवाली में जितनी भी सड़कें बिल्कुल अस्त व्यस्त यूँ बनी हुई, और ये सच है, ये आज भी सच है। हरियाणा के संदर्भ में आप भी, कोई हरियाणा वाला हो तो प्लीज़ इसको दिल पे मत लेना, बुरा मत समझना। हरियाणा में आज भी सड़कें यूँ घूम फिर के बनी हुई है। ठीक है साहब, तो इसको ऐसे मान सकते हैं, जहाँ जगह ज़्यादा होती है, लोग कम हैं, वहाँ पे सड़कें आराम से बना भी लेते हैं। लेकिन जहाँ पे खेती बाड़ी अच्छे से उन्नत है तो वहाँ पर हो सकता है खेतों को बचा करके सड़कें निकाली गई हो। तो सड़क व्यवस्था अस्त व्यस्त है। ठीक है, ये सवाल आपसे बनवाली के संदर्भ में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया बनवाली। उसके बाद अपन देखते हैं रंगपुर, प्रभास पत्तन। रंगपुर, ठीक है, रंगपुर ही बचा। ठीक है, अगला देखते हैं रंगपुर। तो रंगपुर में दो बातें, उससे पहले बनावली में एक बात नोट डाउन कर लेना आप, दो बातें। पहली बात तो ये कि तांबे के बाणाग्र मिले हैं, बनावली से तांबे के बाणाग्र मिले हैं। दूसरी बात तिल और सरसों के अवशेष मिले हैं। और तीसरी बात मात्र देवी की मूर्ति मिली है, लघु मूर्तियाँ मिली हैं। ठीक है, ये बात तो हो गई बनावली वाली। अब रंगपुर में देख लेते हैं। इसका जो खोज होती है वो 1931 में माधव स्वरूप वत्स, आप लोग को याद हो तो जब अपन एंशिएंट शुरू कर रहे थे और सिंधु घाटी सभ्यता के मैं समय बता रही थी आपको, तो उस समय मैंने बताया था माधव स्वरूप वत्स ने 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व, ध्यान रखना ये वाली बात, 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व को सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना था। ठीक है, ये वही माधव स्वरूप वत्स है, इन्होंने इस चीज़ की खोज की है। उसके बाद 1935 ईस्वी सन में S.N. राव,
इन्होंने यहाँ पर उत्खनन का काम किया था। रंगपुर में उत्खनन का काम किसने किया? एसएन राव ने। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, जो इम्पोर्टेंट बात है, वो क्या है वो देखो। रंगपुर को और सोमनाथ को पहले क्या कहा जाता था? प्रभास पत्तन। प्रभास एक फिल्म का हीरो भी है, शायद बाहुबली फिल्म का कुछ ऐसे ही है। तो रंगपुर और प्रभास पत्तन इन दोनों स्थानों को, रंगपुर और प्रभास पत्तन इन दोनों स्थानों को सिंधु सभ्यता का औरस पुत्र कहा है। बस ये ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता का औरस पुत्र यानी कि सौतेला बेटा, डायरेक्ट डिसेंडिंग किसे कहा गया है? रंगपुर और प्रभास पत्तन को। ये हो गया रंगपुर। एक बात ध्यान रखना, कच्ची ईंटों से दुर्ग की प्राचीर यहाँ पर बनाई गई है। दुर्ग की प्राचीर यहाँ पर बनाई गई है। ठीक है, बाकी सब जगह मैंने बताया आपको, कालीबंगा में अलंकृत और कच्ची ईंटें, बाकी सब जगह पकाई हुई ईंटें हैं, ईंटों के भट्टे भी मिले हैं। यहाँ पर बाकी जगह ईंटें तो पत्थर और गारे से मकान बनाए गए, लेकिन कच्ची ईंटों से दुर्ग की क्या बनाई गई है? प्राचीर। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, आलमगीरपुर। यहाँ से ध्यान रखना, मातृ देवी की मूर्तियाँ नहीं मिली है। मातृ देवी की मूर्तियाँ नहीं मिली है। ठीक है, जो इंसान अपने ऊपर रंग पेंट करके रखता है वो अपनी माता की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, ऐसे ध्यान रख लेना। ठीक है, अगला है आलमगीरपुर। 1958 यज्ञदत्त शर्मा उत्खनन का काम किया। आलमगीरपुर मैंने जब शुरुआत की थी, आलमगीर पीर नहीं है जी, पुर है, शुरुआत की थी तो इस स्थल के बारे में बता दिया था आपको। मैंने आपको बताया था सबसे उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, इधर पश्चिम में सुतका गैंडोर और पूर्व में जो सबसे स्थान आता है उसका नाम क्या था? आलमगीरपुर। और मैंने पहले जब वीडियो शुरू किया था एक सवाल दिया था कि निम्न में से कौन सा स्थान सिंधु सभ्यता में काउंट नहीं होता। आपको याद हो तो मैंने उसमें लिखा था पूर्वी उत्तर प्रदेश, और आंसर क्या था उसमें? पूर्वी उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये स्थान पड़ता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नदी है यमुना, और यमुना की एक सहायक नदी है हिंडन। ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है क्योंकि प्रत्येक स्थल किसी न किसी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आलमगीरपुर यमुना की सहायक नदी हिंडन के पास बसा हुआ है और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। लेकिन इधर ध्यान दो, यहाँ पर मांडा, ये दैमाबाद महाराष्ट्र में, और ये सुतका गैंडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, और ये पड़ता है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। लेकिन यूपी के कौन से भाग में पड़ता है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। दोनों सवाल बन सकते हैं, आलमगीरपुर यूपी के कौन से भाग में पड़ता है? तो पश्चिमी भाग में पड़ता है। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो भी आलमगीरपुर। दो बातें ध्यान रखनी है, 1958 1958 यहाँ पर यज्ञदत्त शर्मा साहब ने यहाँ पर क्या किया? उत्खनन का ये बात ध्यान रखनी है। शायद वहाँ दिखेगा नहीं आपको, यहाँ लिख दूँ मैं 1958 यज्ञदत्त शर्मा। दूसरी बात, यहाँ जो उत्खनन का काम किया तो यहाँ से रोटी बनाने की एक चौकी मिली है, गोल जिसे आप चकला बेलन काम में लेते हो। रोटी बनाने की क्या मिली है? एक चौकी, रोटी बनाने की चौकी। और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ से, मातृ देवी की मूर्तियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं। मातृ देवी की कोई किसी प्रकार की मूर्तियाँ प्राप्त नहीं हुई है। इसको रोटी बनाने से आप जोड़ सकते हो, आसान है। देखो, राजस्थान में बाजरे की रोटी हाथ से बनाई जाती है, ज्वार की रोटी हाथ से बनती है, मक्के की रोटी हाथ से ही बनती है या कोशिश करते हैं उसको। गेहूं की रोटी भी राजस्थान के बहुत सारे क्षेत्रों में, इधर यूपी में भी हाथ से बनाई जाती है। मतलब महिलाएं जब खाना बनाने का काम करती है तो उन्हें उन चीज़ों की ज़रूरत कम है। यानी कि यहाँ पर हो सकता है चौकी की ज़रूरत है तो कोई खाना पुरुष बना रहा होगा, मान के चलते हैं। इसको ऐसे मत लेना कि तथ्य
केवल दिमाग में रखने के लिए। खाना बनाने का काम कोई पुरुष कर रहा है, पुरुष कर रहा है, महिला है नहीं, महिला है नहीं तो मातृ देवी की मूर्तियाँ नहीं है। बस इतना ध्यान रख लेना कि यहाँ से मातृ देवी की मूर्तियाँ नहीं मिली हैं, यहाँ से रोटी बनाने की एक चौकी मिली है। ये भारत का सबसे पूर्वी स्थल है, ये यूपी के पश्चिमी भाग में पड़ता है। यमुना की सहायक नदी यहाँ पर गुजरती है। चलो थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए थैंक यू।